हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है। सो 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे फॉर्मूले सीईटी से रिलेटेड और सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत सारे पीवाईक्यूज हमने छांट छांट के निकाले हुए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सभी लोगों को ये लेक्चर स्टार्ट टू एंड देखना है, स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ टिके रहिए ताकि आप लोग पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझें। ये वाला जो बैच चल रहा है ब्रह्मास्त्र बैच, इसमें आपको बहुत ही डिटेल में हर चीज़ सिखाई जाएगी। पूरे यूट्यूब पर इस वक्त सीईटी के फ्री बैचेस अवेलेबल नहीं हैं, सारे पेड बैचेस ही लोग अपने ऐप्स पर लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने कम से कम सोचा कि एक बैच तो फ्री यूट्यूब पर होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये बैच लॉन्च किया है। इस बैच में आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी फिजिक्स की, फिजिक्स के बहुत सारे जो ट्रिक्स है, टिप्स है, कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा ऐप के ऊपर भी मैंने यही चीज़ का, इसी बैच का थोड़ा सा और हायर वर्जन मतलब यानी कि लॉन्च किया हुआ है, जिसमें मैं जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो तो सब रहेगा ही, प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो एप्लीकेशन के ऊपर वो बैच फ्री नहीं है, यूट्यूब पर ये बैच फ्री है। एंड यही बैच का थोड़ा सा हायर वर्जन, मतलब लगभग सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा हायर वर्जन, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की शीट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी। तो ऐप के ऊपर वो जो बैच है उसका नाम भी ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच है और वो 299 रुपीज का है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, वो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस। एनीवे, तो कुछ बच्चे जिनके पास बहुत ज़्यादा यानी कि पैसे नहीं होते हैं, वैसे हमारा बैच महंगा है भी नहीं, बट सपोज मान लो कि उनके पास 299 रुपीज़ भी नहीं है, तो वो लोग एटलीस्ट ये फ्री वाला बैच देखकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और सीईटी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिकॉज ये बैच भी अपने आप में फुल्ली सफिशिएंट बैच है, बहुत ही डिटेल्ड बैच है। ठीक है, तो चलिए बिना हम लोग टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, लेसन नंबर 2 12th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि सीईटी में 80% सवाल जो आते हैं वो आते हैं 12th स्टैंडर्ड से और 20% सवाल आते हैं 11th स्टैंडर्ड से। तो मैं 11th वाले चैप्टर्स भी साइड बाय साइड कवर कर रहा हूं एंड 12th वाले भी पढ़ाता जा रहा हूं। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ओके, ब्रह्मास्त्र बैच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड शॉर्टकट मेथड्स जो लिखे हुए हैं, आइए इसको समझते हैं कि ये फॉर्मूले में क्या कहा गया है, क्या कहना चाहता है फॉर्मूला। तो यहां पर बोला है कि सरफेस टेंशन का दो फॉर्मूला है, एक है फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला तो है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और एक फॉर्मूला यह है कि सरफेस एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं, या फिर सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कह सकते हैं। सरफेस एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ठीक है, अब अगर आप एक सोप बबल बनाना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि बचपन में रास्ते पर एक अंकल खड़े हुए रहा करते थे जिनके पास एक काली डब्बी हुआ करती थी। उस काली डब्बी के अंदर साबुन का पानी होता था, जिसके अंदर वो एक लूप बना के, एक तार से लूप बनाते थे, उसे डुबाते थे, उसके ऊपर फिल्म जम जाती थी, उसे फूंक मारते थे और उसमें से ऐसा बुलबुले बबल्स बन के निकलते थे। तो वो बबल बनाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ती है, कुछ वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन। तो बेसिकली वो जो वर्क होता है इन ब्लोइंग द सोप बबल फुलाने के लिए, सोप बबल बनाने के लिए, फुलाने के लिए जो वर्क करना होता है वो इतना होता है 8 पाई इंटू सरफेस टेंशन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। जहां पे ये जो R2 स्क्वायर है और R1 स्क्वायर, ये क्या चीज है? तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर सोप बबल का पहले का पहले का साइज था R1, मतलब रेडियस था R1, और वो बड़ा होके फूल के R2 हो चुका है, तो वर्क डन ये होगा 8 पाई टी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, जहां पे R1 पुराना वाला रेडियस है और R2 अभी वाला नया वाला रेडियस है। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना। अच्छा, अब
पानी की एन ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदें, तो मान लो कि पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं जिनको अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूं तो उनका रेडियस आर है, ठीक है। अभी एक सेकेंड, एक काम करता हूं, थोड़ा बड़ा ही बनाता हूं। तो पानी की भले ये छोटी छोटी बूंदें हैं, ये मिलके जब एक बड़ी बूंद बनाएंगे, ये सब जुड़ के जब एक बड़ी बूंद बनाएंगे तो एन ड्रॉप्स हैं जिनका इंडिविजुअल रेडियस है आर, सबका रेडियस आर है, और ये बड़े ड्रॉप का रेडियस आर है। तो इस आर और आर में क्या रिश्ता होगा, बड़े आर और छोटे आर में क्या रिश्ता होगा, तो वो होगा ये वाला रिश्ता, आर क्यूब इज एन आर क्यूब। तो ये याद रख लेना, बहुत ही काम आएगा आपको, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट्स तो समझ में आना ही चाहिए, साथ में फॉर्मूले भी रटे हुए होना चाहिए। तो एंट्रेंस एग्जाम में रटना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप हर वक्त चीजें डिराइव करते हुए नहीं बैठ सकते, आपके पास टाइम नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम पूरा स्पीड का खेल है, ठीक है। ओके, अब तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी, जब छोटी छोटी बहुत सारी बूंदें मिलके एक बड़ी बूंद बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी इतनी, 4 पाई टी एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला एक बार को आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। सो इस वाले को याद रख लीजिए, सो 4 पाई टी एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, अब जो गैस बबल है, गैस का बबल, पानी के अंदर अगर एक बबल है, पानी के अंदर बबल कैसे होता है, हवा का बबल कैसे होता है, फिश टैंक है, फिश टैंक आप लोग को मालूम है ना, फिश टैंक अपन घर पे एक्वेरियम बनाते हैं, फिश टैंक बनाते हैं। तो फिश टैंक में एक मशीन अपन लगाते हैं जिसमें अपन नीचे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पानी के अंदर जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो जो बुलबुला बनता है, ऑक्सीजन का बुलबुला, एयर बबल, पानी के अंदर एयर बबल यानी कि गैस का बबल, क्योंकि एयर एक गैस है तो वो ऊपर की तरफ राइज होता है, ऊपर की तरफ आता है, राइट, ऐसे ही होता है ना। तो उसमें, उस गैस बबल में कितना प्रेशर होता है, तो वो होता है 2T/R, ठीक है। तो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इसको बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर, इसका एक नाम है एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर उस पर कितना होता है, वो होता है 2T/R। ये अंदर का प्रेशर है, बाहर का प्रेशर है, पीआई इज अंदर का प्रेशर, पीओ इज आउटसाइड प्रेशर, ठीक है। सो इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, पीआई माइनस पीओ, सो पीआई माइनस पीओ, सो इनसाइड आउटसाइड का। अच्छा, ये तो हो गया कौन सा, कि आपने क्या किया कि बाहर रखा पानी और अंदर रखा हवा। अरे भैया, एक बुलबुला है, उसमें अंदर हवा है और बाहर पानी है, अंदर बुलबुला है बाहर पानी है, समझ रहे हो, तो उसमें आ जाता है 2T/R। लेकिन अगर आपने 100 बबल लिया, आपने 100 बबल लिया फूंक मार के, तो वो जो 100 बबल है वो बना तो पानी से है, लेकिन उसके अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है। तो याद रखो, जब हवा दो साइड पे रहेगी तो आंसर डबल हो जाता है, तो 2T/R के बदले 4T/R हो जाएगा। तो 4T/R ये भी याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर आपने एक पतीले में पानी लिया, एक वेसल में पानी लिया, पानी को मान लो यहां तक आपने भर दिया। अब अगर आपने इसके अंदर आपने कैपिलरी डाली, कैपिलरी मतलब एकदम पतला सा ऐसा पाइप डाला, तो ऐसा देखने को मिला है कि पानी के मामले में वो पानी जो है ऊपर चढ़ के इस पाइप में यहां तक पहुंच जाता है। तो कितना ऊंचा पहुंचता है उसे कहते हैं एच। तो हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी, हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी, और उसका फॉर्मूला होता है 2T cos थीटा बाई रो आर जी, 2T cos थीटा बाई रो आर जी। तो T हो गया सरफेस टेंशन, थीटा हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रो हो गया डेंसिटी, आर हो गया रेडियस, और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिन बच्चों को भी ये सब टर्म्स नहीं पता है, तो बेटा मैंने वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो वन शॉट वीडियो देखिए, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त। मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूं कि इतना अच्छा वन शॉट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स के ऊपर आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो मैंने बहुत ही डिटेल में 2.5 से 3 घंटे के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को बहुत ही डिटेल में वन शॉट में समझाया हुआ है। वो देखने के बाद आपको ये सारे टर्म समझ में आएंगे बेटा। वो सारी चीज यहां पे अगर करेंगे तो ये अकेला चैप्टर 5-10 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। तो प्लीज एक बार वो वन शॉट देख लीजिए। तो मेरा जो वन शॉट आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे जाके देख लीजिए। तो 2T cos थीटा अपॉन रो आर जी, ठीक है, इसको याद रखिए। अब सरफेस टेंशन ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, ये बात याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घटता है, सरफेस टेंशन घटता है। फिर क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द मॉल्टन कॉपर और कैडमियम इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि पिघला हुआ कॉपर है ना, और कैडमियम, उसका सरफेस टेंशन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये एक्सेप्शंस है, इन एक्सेप्शंस को नहीं भी याद रखोगे चलेगा। ज्यादातर लिक्विड्स का ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो सरफेस टेंशन घटेगा। और फिर सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का जीरो भी हो सकता है।
तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते 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 इतना ऊपर ले जाते हो कि एक वैल्यू पहुंच जाते हो, एक वैल्यू है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है, ये बात याद रखना। अब ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, तो मेरे वन शॉट में एक बार देख लीजिए, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स लिख लो या डीवाई लिख लो, चलेगा, दोनों भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक पाइप है, तो ये हो गया पाइप। इस पाइप के अंदर मान लो पानी बह रहा है, तो जो पहली लेयर होती है ना पानी की, उसकी स्पीड जीरो मानी जाती है। अब जो दूसरी लेयर है कुछ दूरी पर, अच्छा ये दूरी कितनी है, दूरी कुछ तो लेना पड़ेगी, तो दूरी मान लो ये जो दूरी है, ये दूरी है लेट से dx, तो इसकी स्पीड कुछ तो होगी, इसकी स्पीड कुछ तो होगी। तो ऐसा देखा गया कि ये स्पीड रहती है, ये स्पीड रहती है 0 प्लस dv, ठीक है। फिर इसके ऊपर की जो लेयर है, ये वाली लेयर की जो स्पीड है, ये वाली जो लेयर है इसकी जो स्पीड है वो रहती है 0 प्लस 2 dv। अब मेरी बात को समझिए ध्यान से, अगर आपने यहां से शुरू नहीं किया होता बल्कि बीच में से कैसे शुरू किया होता, तो उसकी कुछ तो स्पीड होती है, उसको कहते हैं v, लेकिन आप जब ऊपर जाते तो v प्लस dv हो जाता, v प्लस 2 dv हो जाता। मतलब कहने का मतलब है कि हर लेयर के बीच में dv का फर्क आ रहा है। ये देखो, ये 0 है, ये प्लस dv है, मतलब 0 प्लस dv, तो फर्क अगर देखोगे माइनस करके तो dv आएगा। वैसे ये 2 dv है और ये dv है, तो माइनस करके देखोगे dv आएगा। तो हर डिस्टेंस dx जाने पर dv का फर्क है, तो वही ये चीज है। तो इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको याद रखना। तो मतलब कि एक लेयर रुकी हुई है, उसकी स्पीड 0 है, उसके ऊपर की लेयर 1 सेंटीमीटर ऊपर गए, तो वो जो लेयर है वो चल रही है, उसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। फिर 2 सेंटीमीटर और गए, उसकी स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। 2 सेंटीमीटर और ऊपर गए, उसकी स्पीड है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे तो भैया सेम अमाउंट स्पीड चेंज होती है सेम डिस्टेंस चलने पर, तो कितनी स्पीड बदल रही है कितने डिस्टेंस पर, उसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर ये आपको नहीं भी समझ में आया है बेटा, तो भी आप लोग ये बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू डायरेक्टली दी रहती क्वेश्चन में, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एक तरीके से ऐसा मान लो कि लिक्विड का जो फ्रिक्शन रहता है या गैस का जो फ्रिक्शन रहता है, अबे सुनो, फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड्स के बीच में नहीं होता, लिक्विड भी रगड़ते हैं, गैस भी रगड़ती है। अरे भैया गैस रगड़ती है तभी तो बादलों में चार्ज आता है और बादलों से बिजली कड़कती है। तो कहने का मतलब है कि भैया फ्रिक्शन लिक्विड्स में भी है और गैसेस में भी है, और लिक्विड्स और गैसेस के फ्रिक्शन को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो उस विस्कोसिटी का कोई तो कोएफिशिएंट होगा, उस विस्कोसिटी की कोई तो वैल्यू होगी, तो उसे कहते हैं ईटा। इस सिंबल का नाम है ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा लिक्विड घिसेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने 2 परख नली ले ली, 2 परख नली बोले तो टेस्ट ट्यूब, एक में भरा शहद एक में भरा पानी, तो ज्यादा फ्रिक्शन किस में होगा? जाहिर सी बात है शहद में होगा। क्यों? क्योंकि जैसे पलट दूंगा तो पानी फटक से गिरेगा, शहद धीरे धीरे गिरेगा। तो शहद में ज्यादा विस्कोसिटी है, तो उसका विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट ज्यादा आएगा। समझ में आ रही बात बेटा? सो ये हो गया। और ए क्या है? एरिया ऑफ द लेयर इन कॉन्टैक्ट। तो ये भी दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एरिया ऑफ द लेयर इन कॉन्टैक्ट, सो एरिया ऑफ लेयर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, समझ गए। ये बाय द वे है क्या? इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन भैया यहां भी घुसे हुए हैं, ठीक है, ये सब याद रखना। इसका नाम क्या था? हाइट ऑफ राइज ऑफ कैपिलरी, है ना, कैपिलरी लिक्विड, ठीक है। अब ये जो है इसका नाम है स्टोक्स लॉ। क्या नाम है? स्टोक्स लॉ। तो ये क्या कहता है, इसको भी समझ लीजिए। ये कहता है कि मान लो आपके पास एक पतीला है, आपके पास मान लो कि एक ऐसा वेसल, एक पतीला है, बहुत बड़ा सा पतीला। ये पतीले में यहां तक पूरा पानी भरा हुआ है। अब आपने एक लिया लोहे का बॉल, सो लोहे से बना हुआ गेंद आपने लिया और उसमें डाला, तो वो गेंद नीचे 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 जाती जाएगी। तो जब वो नीचे जा रही है, उसकी स्पीड नीचे की तरफ है, तो इस बंदे पर, इस गेंद पर
जिसकी स्पीड v है और जिसका रेडियस r है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि पानी में तो चलना आसान नहीं है। आपने स्विमिंग पूल में महसूस किया होगा कि जब पानी में चलते हैं तो बड़ी ताकत लगा के चलना पड़ता है। तो वैसे ही ये पानी में जब चल रहा है तो इसके ऊपर यहां से फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स। और वो स्टोक्स लॉ स्टोक ने दिया हुआ है, स्टोक नाम के बंदे ने दिया हुआ है। ही इज अ वेरी ग्रेट फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन, बहुत बड़ा आदमी है। तो लिसन वेरी केयरफुली। तो इसने क्या दिया हुआ है? इसने बोला है कि जो फोर्स फील होगा वो होगा 6 पाई विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट, रेडियस और वेलोसिटी, 6 पाई ईटा आरवी। तो बहुत ही बचकाना फॉर्मूला, याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया स्टोक्स लॉ। अब जो 12 नंबर पे दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ये फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, टर्मिनल वेलोसिटी। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, जो एकदम हल्की चीजें होती है ना, एकदम हल्की चीजें, उनको जब अपन फेंकते हैं ना हवा में, तो वो ग्रेविटी के हिसाब से नीचे नहीं गिरती है। जैसे मान लो कि अगर मैंने एकदम भारी चीजें, पेन को फेंका, तो पेन एकदम ग्रेविटी वाला जो एक्सेलरेशन मिल रहा है ना, उससे गिरता है नीचे, फटाक से गिरता है। लेकिन अगर यहीं पे मैंने कागज लिया तो कागज नीचे आता है और धीरे 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 गिरता है, एक ही स्पीड से गिरता है, एक ही स्पीड से, एक ही स्पीड से। तो वो एक्सेलरेट नहीं होता है। तो ऐसा वैल्यू वेलोसिटी का जो एक ही रहता है उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अरे मतलब शुरू में हो सकता है कि चीज थोड़ी फास्ट गिरे, लेकिन फिर वो धीरे 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 एक ही स्पीड से गिरे, उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ये सब चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की है अपने नोट्स में, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ही बचकाना है, ध्यान से सुनेंगे। इसको मैं साइड में यहां बना दे रहा हूं, यहां देखिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9 r स्क्वायर ईटा, है ना, सॉरी r² g बाई ईटा रो माइनस सिग्मा। अब ये सब चीजें हैं क्या? r बोले तो ये रेडियस हो गया। मान लो कि एक बंदा पानी में गिर रहा है या कोई चीज हवा में गिर रही है, तो ये पूरी हवा है और ये लोहा है, लोखंड है, लोखंड, आयरन। ये अब पानी में गिर रहा है या हवा में गिर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि एक स्पीड से गिरे। वैसे नॉर्मली गिरेगा नहीं क्योंकि बहुत हैवी है, बट समझो कि बहुत हल्का होता तो टर्मिनल स्पीड से गिरता। तो वो जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इसके रेडियस पे डिपेंड कर रही है, अर्थ की ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस पर डिपेंड कर रही है, फिर इसकी जो डेंसिटी है वो है रो और पानी की डेंसिटी है सिग्मा, उन दोनों पे भी डिपेंड कर रही है। तो इसकी डेंसिटी है रो और पानी की डेंसिटी है सिग्मा, इन दोनों पे भी डिपेंड कर रही है। बस तो ये फॉर्मूले को रट लेना है कैसे भी करके। तो 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, समझ में आया? अच्छा, अब फाइनली ये क्या चीज है? तो ये है रेनॉल्ड्स नंबर, ये है रेनॉल्ड्स नंबर। बहुत ध्यान से देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर आखिर क्या कहना चाहता है? सो रेनॉल्ड्स नंबर का ये जो फॉर्मूला है वो क्या है? रो डी वी बाई ईटा। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो कि एक पाइप है, पाइप के अंदर अगर पानी बहता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो मान लो कि हमारे पास एक पाइप है, तो ये हो गया पाइप। पाइप के अंदर अगर पानी बह रहा है तो पाइप के अंदर पानी बहता है इस तरीके से, ठीक है, पानी बह रहा है। अब ये जो पानी का फ्लो है ये इस तरीके से स्मूथ या स्ट्रीमलाइन कब रहता है? जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू रहती है कुछ 0 से लेके 2000 तक की वैल्यू रहती है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है, स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अगर 2000 से 3000 के बीच में है तो पता नहीं, स्ट्रीमलाइन से टर्ब्यूलेंट हो सकता है या फिर मतलब नॉर्मल भी रह सकता है, कुछ नहीं कह सकते, अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 3000 से ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन 3000, तो 100% टर्ब्यूलेंट फ्लो है, टर्ब्यूलेंट। तो 2000 से नीचे 100% स्ट्रीमलाइन है, स्मूथ फ्लो रहेगा, और 3000 से ऊपर अगर नंबर आया तो टर्ब्यूलेंट रहेगा, और 2000 से 3000 के बीच में है तो अनप्रेडिक्टेबल है। कि कभी कभी जो है स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, कभी कभी टर्ब्यूलेंट भी हो सकता है। तो स्ट्रीमलाइन में टर्न इनटू टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट बोले तो स्मूथ ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा स्मूथ नहीं रहेगा, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ऐसा एकदम हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। ओके, समझ में आया? तो ये टर्ब्यूलेंट फ्लो है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये हो गया आपका टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर। और ये किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि डेंसिटी, ये डिपेंड कर रहा है मतलब यानी कि इन सब चीजों पे, डायमीटर ऑफ द पाइप। तो जो पाइप है इसका कुछ डायमीटर भी है ना, सो डायमीटर ऑफ द पाइप। ये डिपेंड कर रहा है क्रिटिकल स्पीड। तो हर लिक्विड की क्रिटिकल स्पीड होती है, उस स्पीड को अगर पार करोगे ना
तो भी रेनॉल्ड्स नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा और टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो सकता है। तो क्रिटिकल स्पीड होती है हर एक की, और फिर डिवाइड बाय ईटा, तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इन सब चीजों पे रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सो फ्लो जो है कम घिसने वाली चीजों का बहुत आसानी से टर्बुलेंट हो सकता है। तो जैसे पानी है, उसकी विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट बहुत कम होता है, तो उसका रेनॉल्ड्स नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ा जाता है। तो पानी की स्पीड जरा सी भी ज्यादा बढ़ाओगे ना तो रेनॉल्ड्स नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा और पानी का फ्लो एकदम टर्बुलेंट रहेगा। तो आपने घर पे ये महसूस किया होगा, सुनो, जैसे मान लो कि अगर आपका नल टैप आप जब खोलते हो तो पानी जो टैप में से गिरता है कम स्पीड पर, जो टैप में से पानी गिरता है वो एकदम है ना ऐसा रहता है, स्मूथ रहता है, बल्कि उसकी जो नोक है वो पतली होती चली जाती है, ऐसे गिरता है। लेकिन अगर आपने टैप को ज्यादा खोल दिया, नल को ज्यादा खोल दिया, तो एकदम पानी ऐसा फैलने लगता है, एकदम और झाग वाला हो जाता है पानी, देखा है कि नहीं, एकदम झाग वाला हो जाता है। तो वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। समझ गए? ये बहुत ही क्रूड वे में, बहुत ही शॉर्टकट में बता रहा हूं बेटा, इसके पीछे बहुत ही डिटेल्ड इंजीनियरिंग की थियरीज हैं, साइंटिफिक थियरीज हैं। ये सब की बातें हम लोग यहां पे तो नहीं कर सकते ना। ओके, जब मैं डिटेल्ड लेक्चर्स आपके पूरे 11th स्टैंडर्ड के लूंगा, 12th स्टैंडर्ड के लूंगा, डिटेल्ड लेक्चर्स, जो कि इस साल तो पॉसिबल नहीं है, मतलब अगले साल के बच्चों के लिए पॉसिबल है, 2025 के बच्चों के लिए, तो उसमें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो कोई अगर बंदा रिपीट करेगा अगले साल तो वो इस चीज का लाभ उठा सकता है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर। अब यहां पर ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई। इससे पहले कि सब कुछ उड़ जाए मैं इसे सेव कर लेता हूं। सो लेट मी सेव दिस। सो इसका नाम है लेसन नंबर 2, 12th का चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉप्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए सेव कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, पावर कट भी हो जाता है अचानक में, तो चीजें बचती नहीं है, उड़ जाती हैं। ओके, तो अब ये हम लोग ने फॉर्मूले यहां पे देख लिए। क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ और फॉर्मूले मैं देखना चाहूंगा जो कि फॉर्मूले उस शीट में मेंशन नहीं है। तो एक है बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसको देख लेते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल को। तो जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है बच्चा, बर्नौलीज प्रिंसिपल वो ये कहता है कि एक पाइप जैसा भी हो टेढ़ा मेढ़ा, उसमें यहां पर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और यहां पर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो सेम रहती है। सो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां की और यहां की, मान लो इसका नाम है 2, इसका नाम है 1, दोनों की बराबर रहती है। यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है। तो इसका फॉर्मूला अगर डिटेल में लिखेंगे, विस्तार में लिखेंगे डिटेल में, तो इसका फॉर्मूले की शक्ल कुछ ऐसी नजर आती है। ध्यान से देखिए, हाफ वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये इसकी इक्वेशन है। सो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इज कांस्टेंट, जहां पे पी क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, या फिर सिंपली प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सबके नाम है, इसका नाम है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका नाम है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गए? तो ये तीनों चीजें हो गई, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब लेफ्ट में अगर मैं सब जगह पे लिख दूं 1 1 1 1 करके लिख दूं, तो राइट में 2 2 2 करके लिख सकता हूं, 3 3 3 करके लिख सकता हूं। मतलब 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, सब पे वैल्यू सेम आने वाली है। तो ये हो गया बर्नौलीज प्रिंसिपल। वैसे ही एक चीज है जिसका नाम है पैस्कल्स लॉ। तो पैस्कल्स लॉ भी समझ लो। पैस्कल्स लॉ ये कहता है कि हमारे पास यहां पर अगर एक सिलेंडर है और हमने क्या किया कि इसमें पूरा भर दिया पानी लेट से, और यहां पे रख दी एक गाड़ी, यहां पे एक गाड़ी रख दी और यहां पे एक इंसान खड़ा कर दिया। तो इंसान मतलब कैसे रखेंगे, सुनो, इस पे पानी के ऊपर कुछ रखना पड़ेगा। तो पानी के ऊपर कुछ रखा है, यहां पे पानी के ऊपर कुछ रखा है। तो जैसे ही ये उस मान लो उस ढक्कन पे खड़ा होगा, ढक्कन अंदर जाएगा, अंदर जाना वाला, मतलब बड़ा ढक्कन मत लगाना, ढक्कन इसी साइज का लगाना, इसी साइज का ढक्कन लगाना। जब ढक्कन अंदर जाएगा तो गाड़ी उठना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही पैस्कल्स लॉ की खासियत है।
तो पैस्कल लॉ कहता है कि यहां का प्रेशर यहां पे ट्रांसमिट हो जाएगा, तो यानी कि यहां का फोर्स पर यूनिट एरिया यहां के फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। बस इतना याद रख लो, यही पैस्कल्स लॉ है। तो प्रेशर यहां का प्रेशर बराबर होता है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया यहां का और फोर्स पर यूनिट एरिया यहां का बराबर होता है। समझ गए इतनी बेसिक बात? ठीक है, तो ये हो गया पैस्कल्स लॉ। प्रेशर का एक फॉर्मूला याद रख लो, प्रेशर का। सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर रो जी एच। मतलब कोई भी चीज पे जो प्रेशर पड़ रहा है ना, वो इन दोनों पे डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है और साथ में ऊपर से अगर कोई पानी डाल दिया आपके सर पे, मतलब वजन कोई रख दिया, वजन पानी वाला वजन रख दिया, अरे जैसे अपन स्विमिंग पूल में गए तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो आप पे गिर ही रहा है, साथ में पानी के वजन का भी प्रेशर आप पे गिर रहा है, तो दोनों मिला लेंगे तो फाइनल प्रेशर बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चा? तो ऐसे करके चीजें हैं। अब हम लोग फॉर्मूले और आगे ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे सवालों में वो फॉर्मूले आते जाएंगे हम लोग उसको ऐड करते जाएंगे। तो यहां से हम लोग सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं पहले। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो अब ये प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है कि भाई अगर लिक्विड का सरफेस प्लेन है, सुनो ध्यान से, तो कोई एक कंटेनर ले लो, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड बिल्कुल सीधा ऐसा प्लेन है, एकदम प्लेन है। ऐसा हमेशा नहीं होता, ये बात याद रखना। जैसे अगर आप पानी का केस लोगे ना, तो पानी में लिक्विड ऐसा रहता है, पूरा इस तरीके से रहता है, प्लेन सरफेस नहीं रहता है। वैसे आप मर्क्यूरी लोगे ना, तो मर्क्यूरी में ऐसा रहता है। कैरोसिन लोगे तो पानी के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा कम ऐसा होता है, इस तरीके से। तो सरफेस प्लेन नहीं होता है, समझ रहे हो? तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ तो आता है, इसका 0 के आसपास आता है लगभग, इसका आता है एक्यूट एंगल, इसका आता है ऑब्ट्यूज एंगल मर्क्यूरी के लिए। लेकिन यहां पर तो बिल्कुल एकदम फ्लैट है, तो यहां पे एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री डायरेक्टली। तो यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। बिकॉज यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो इस पोजीशन पे, तो यहां पर जो टेंजेंट बनेगा लिक्विड की सरफेस पे वो ऐसा बनेगा। सो लिक्विड के सरफेस पे जो मतलब टेंशन का जो फोर्स आएगा वो इस तरीके से आएगा, और यहां पर सॉलिड के सरफेस पे जो एरो बनेगा वो ऐसा होगा और एंगल बन जाएगा 90 का। लेकिन वैसा केस यहां नहीं होगा। यहां पे लिक्विड के सरफेस पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो इधर जाएगा और सॉलिड के सरफेस पे इधर जाएगा, तो बेसिकली ये होगा थीटा, जो कि एक्यूट एंगल होगा। और यहां देखोगे तो लिक्विड के सरफेस का जो टेंजेंट है वो इधर जाएगा, तो सरफेस टेंशन का फोर्स इस तरफ होगा, इस तरफ उसका डायरेक्शन होगा। एंड देन यहां पर जो होगा सॉलिड की सरफेस का जो टेंजेंट है वो इस तरफ होगा और एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कैरोसिन वाला बना दिया इधर। कैरोसिन में ऐसा रहता है, पानी में तो लगभग 0 एंगल होता है, कैरोसिन में एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, कैरोसिन में क्या होता है? एक्यूट एंगल, और पानी में होता है बिल्कुल 0 एंगल, मतलब लगभग 0 रहता है। वो मैंने यहाँ पे बराबर से बनाया नहीं है, पानी में लगभग 0 आएगा। पानी में कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। तो पानी का अगर आप देखोगे, एक सेकंड ना, ये बीच बीच में पता नहीं रोड पर बाइक वाले क्या करतब दिखाते रहते हैं कि पूरा ध्यान उधर चला जाता है। बीच बीच में आपने अभी आवाज सुनी होगी, तो बहुत तेज तेज बाइक चला रहे हैं सब, एकदम छपरी नंबर 1 है। ओके, तो लिसन वेरी केयरफुली, लगभग एंगल 0 आता है, लगभग। सो थीटा इज नियरली 0। सो पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट नियरली 0 रहता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन यहां पे दिया हुआ है, आंसर सी। तो यहां पे एंगल लग रहा है, लिखना भूल गए हमारे पीपीटी के एडिटर साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक लिक्विड जो कि कैपिलरी में राइज हो रहा है, कैपिलरी में जो ऊपर जाता है, वो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? तो याद रखना कि अगर लिक्विड राइज करता है, ऊपर जाता है, तो वो पानी जैसा होगा, कैरोसिन जैसा होगा, और एंगल होगा एक्यूट। और अगर लिक्विड फॉल करता है, लिक्विड फॉल करता है, जैसे मर्क्यूरी को, अगर मर्क्यूरी के अंदर अगर आप कैपिलरी डुबाओगे ना, तो मर्क्यूरी नीचे जाता है, ऊपर नहीं आता है। अरे बाबा यहां ध्यान से देखो, यहां पे मैंने पानी के बारे में क्या बोला था कि पानी में अगर कैपिलरी को डाला तो पानी ऊपर चढ़ता है, बराबर। तो पानी में कैपिलरी को डालेंगे तो पानी ऊपर चढ़ता है, लेकिन मर्क्यूरी नीचे जाता है, उल्टा नीचे जाता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी का एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज होता है। अरे यहीं पे मैंने दिखाया ना, मर्क्यूरी का ऑब्ट्यूज रहता है। सो दिस इज फॉर वाटर, दिस इज फॉर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? केमिकल सिंबल केमिस्ट्री का Hg। Hg क्यों बोलते हैं मर्क्यूरी को? कोई रीजन बताइए कमेंट सेक्शन में फटाक से। और यह है कैरोसिन। कैरोसिन को मिट्टी का तेल भी बोलते हैं या घासलेट भी बोलते हैं। ठीक है,
तो लिसन वेरी केयरफुली, ये जो मर्क्यूरी है इसका लैटिन नेम या ग्रीक नेम है हाइड्रायरजिरम, हाइड्रायरजिरम, ठीक है, तो इसलिए उसको Hg लिखा जाता है। एनीवे वो सब में नहीं जाते हैं अभी अपन। सो लिक्विड प्लेन है तो 90 डिग्री, ये तो हो गया था अपना, ये आगे आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर मैं बात करूंगा मर्क्यूरी की या ऐसे बंदे की जिसमें लिक्विड नीचे जाता है, फॉल करता है, तो वो आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, समझ रहे हो, ऑब्ट्यूज। चलो तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा कैपिलरी में एंगल, मतलब कैपिलरी में एंगल कितना बन रहा है, अगर लिक्विड राइज कर रहा है तो राइज राइज बोला है ना, तो एक्यूट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। 2 बार लग रहा है क्वेश्चन दे दिया गलती से, करेक्ट, 2 बार क्वेश्चन दे दिया, इसको मैं हटाता हूं, रुको एक स्लाइड को मिटा देता हूं। सो ये तो हम लोग यूज कर चुके हैं स्लाइड, ये वाली स्लाइड को मिटा देता हूं। सो लेट मी रिमूव दैट स्लाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, आई होप कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे हैं, बहुत ही बचकाने सवाल है। फिर क्या है कि वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज w एंड दैट ऑफ रेडियस 3r इज w2, द रेशियो ऑफ वर्क डन इज, ऐसा कुछ पूछा रहेगा शायद। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं है यार, व्हाट द हेल मैन, W1 is to W2 पूछा है, ठीक है। लग रहा है पीपीटी बनाने वाले ने काफी ज्यादा मिस्टेक की है, मैंने उसको पूरा दे दिया था कि भाई ये वाले क्वेश्चन डालो टाइप करके, तो उसने लग रहा है कट पेज भी बराबर से नहीं किया। चलो एनीवे ध्यान से देखिए सभी लोग। तो वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज w, तो w जो है वर्क डन है, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r, तो लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस है r, वो बनाने में वर्क डन w था। तो अगर मैं रेडियस ले लूंगा 3 टाइम्स r, 3 गुना बड़ा रेडियस ले लूंगा, तो वर्क डन कितना होगा, ये उनका सवाल है। सो w1 by w2 करना है, ठीक है। अरे हाँ क्या ना भैया। सो वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है T इंटू डी ए। कैसे आया ये, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था सरफेस टेंशन के 2 फॉर्मूले, एक है फोर्स पर यूनिट लेंथ और एक है dw बाई डी ए। सो वर्क डन हो जाएगा dw इक्वल टू TdA। तो पहले केस में एरिया 1 आएगा, दूसरे केस में एरिया 2 आएगा। सरफेस टेंशन तो उसी लिक्विड की बात चल रही है तो कैंसिल हो जाएगा, सेम ही सरफेस टेंशन, अरे एक ही लिक्विड की बात चल रही है ना, उसी लिक्विड का 2 ड्रॉप बना रहे हैं, ठीक है। तो अब एरिया पे डिपेंड कर रहा है, सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन एरिया। तो अब बेसिकली W1 by W2 इज A1 by A2, लेकिन एरिया जो है हमारा वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ 4 पाई r1 स्क्वायर और नीचे लिख दे रहा हूँ 4 पाई r2 स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर 4 पाई कैसे आ गया, पाई r स्क्वायर आना चाहिए। अबे सर्कल थोड़ी ना, ये दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज स्फीयर। अबे गोला है, ये बॉल है, ये बॉल। अबे लिक्विड ड्रॉप कोई सर्कल थोड़ी ना है, सर्कल थोड़ी ना, ये बॉल है, ठीक है, तो स्फीयर है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया इतना होता है। अरे बेटा 10th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स का मेंस्यूरेशन चैप्टर था, मेंस्यूरेशन, वो चैप्टर में बेटा ये सारी चीजें दी हुई हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो इतना रहता है। 4 पाई भी कैंसिल हो गया। तो अब आ गया आपका यहाँ पे W1 by W2 इक्वल्स टू, पहला रेडियस बोला है r, दूसरा रेडियस बोला है 3r, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/9। सो r by 9r आएगा ना। देखो यहाँ पे r स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 9r स्क्वायर आएगा। सो r, अरे r कैंसिल ही कर दो यार, सीधा सीधा 1/3 आ गया, स्क्वायर करके 1/9। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी पता नहीं क्या क्या वाहियात चीजें लिखी हुई हैं। सॉल्यूशन में खाली ये लिख देना है कि वर्क डन रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतने सारे करेक्शंस कर रहा हूं, सेव करता चलूं। ओके, अब आगे की कहानी क्या कह रही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड कंपेयर्ड टू वन इनसाइड द लिक्विड इज। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड कंपेयर्ड टू वन इनसाइड द लिक्विड इज। तो सरफेस ऑफ द लिक्विड और इनसाइड द लिक्विड दोनों की बात चल रही है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सुनो, अगर कोई बंदा सरफेस पर है, सॉरी इधर नहीं, इधर सरफेस पर ऐसे है, तो ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस पर, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसको यहां से हवा भी खींच रही है और नीचे के लोग भी खींच रहे हैं, लेकिन नीचे के लोग ज्यादा हैं तो ये नीचे जाना चाहता है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अरे हवा की क्या ताकत, हवा की औकात ही नहीं कुछ, हवा हल्का फुल्का खींच पाएगी। पानी की ज्यादा ताकत है, पानी ज्यादा खींचेगा, तो इसको लोग मिलकर खींच रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल भी ज्यादा है, तो पानी ज्यादा खींच रहा है और हवा कम खींच रही है, तो ये बंदा नीचे जाना चाहता है, तो इसके पास अच्छी खासी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जो बंदा अंदर है उसके पास तो हवा टच ही नहीं है, उसको पानी ही पानी हर डायरेक्शन में खींच रहा है, तो पानी की सारे पानी के मॉलिक्यूल की ताकत सेम है,
तो ये कहीं खींचेगा ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो है। सो कहने का मतलब है कि इसके मुकाबले इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। अरे बाबा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है क्योंकि चलना चाहता है। अरे पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? टेंडेंसी टू डू वर्क। 9वीं 10वीं से पढ़ रहे हैं, तो ये वर्क करना चाहता है, भागना चाहता है, यहां से वहां जाना चाहता है, स्पीड चेंज करना चाहता है। ये जाना ही नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन से इसको इक्वली खींचा जा रहा है, इक्वली खींचा जा रहा है। तो लोग क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड कंपेयर्ड टू वन इनसाइड द लिक्विड इज ग्रेटर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। सो पोटेंशियल एनर्जी इस बंदे की ज्यादा रहती है, ठीक है। एनीवे, सो पोटेंशियल एनर्जी इज मोर फॉर दिस गाय, ओके। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में अगर कोई ये है अपना लिक्विड है इक्विलिब्रियम में, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड पोजेस व्हाट ऑन द सरफेस? हाँ, सरफेस पे पूछा है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन है। अरे सरफेस पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहती है भाई, ठीक है। अच्छा, विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, नॉर्मली जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा? सबका सरफेस टेंशन कम होगा, सिर्फ मॉल्टन कॉपर और कैडमियम का बढ़ेगा। लेकिन अपने को क्या बोला है? बाकी सारे लिक्विड्स, मॉल्टन कॉपर नहीं लेना है, कैडमियम नहीं लेना है, बाकी सारे लिक्विड्स का पूछा हुआ है, तो सरफेस टेंशन घटेगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए बच्चा लोग? फिर आगे, द वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। सुनो, वेटेबिलिटी ऑफ द सरफेस मतलब बोले तो कोई भी सरफेस के ऊपर मैंने पानी डाला तो वो सरफेस गीला हो जाएगा, उसमें पानी चिपक जाएगा। ये किस बात पर निर्भर करता है? वैसे ही कोई भी सरफेस लिया, कोई भी एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर पानी डाला, तेल डाला, और फिर लेट्स से कि मैंने डाल दिया मर्क्यूरी, अलग अलग चीज डाल के देखा, और मैंने डाल के देखा लेट्स से कि हनी, शहद डाल के देखा, तो सब लोग है ना सरफेस को इक्वली पकड़ते नहीं है। अगर मैं ऐसा उल्टा करूंगा ना, सबसे पहले मर्क्यूरी गिर जाएगा, अरे हाँ के ना, और सबसे लास्ट में हनी गिरेगा, धीरे धीरे करके गिरेगा। सो कोई सरफेस कितना गीला हो रहा है, यानी अपने आप को कितना आसानी से वो गीला होने दे रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो उसके अंदर जो लिक्विड डाला गया उसके एंगल ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जैसा रहेगा उतना ही वो चीजों को गीला करेगा। तो पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो रहता है, इसलिए पानी पूरा सरफेस पे चिपक जाता है। पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए पानी सरफेस पे चिपक जाता है, हर चीज पे चिपक जाता है। अरे भैया एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें पानी भरो, मर्क्यूरी भरो, मर्क्यूरी को उल्टा करोगे फटाक से निकल जाएगा, पानी को उल्टा करोगे पानी पूरा नहीं निकलेगा। इसलिए टेस्ट ट्यूब को झटकना पड़ता है जब पानी निकल जाए उसके बाद भी, क्योंकि उसकी दीवार पे पानी चिपका हुआ रहता है, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट पानी का जीरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हवा में एक चार्ज्ड सोप बबल लिया गया, एक सोप बबल है जिसके ऊपर चार्जेस गलती से आ गए हैं, लेट्स से एक सोप बबल पे चार्जेस आ चुके हैं, चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। फिर क्या बोला है? इन इक्विलिब्रियम हैविंग आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर इक्वल, ठीक है, वो तो ठीक है। चार्ज ऑन ड्रॉप इज P इक्वल्स टू, अच्छा चार्ज ऑन ड्रॉप पूछा है, ड्रॉप पे चार्ज कितना रहेगा ये पूछा है ना इक्विलिब्रियम में, यही पूछा है ना। इन एयर अ चार्ज सोप बबल ऑफ रेडियस r इज इन इक्विलिब्रियम हैविंग आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर्स बीइंग इक्वल। तो आउटसाइड और इनसाइड का प्रेशर इक्वल है, तो चार्ज ऑन द ड्रॉप इज हाउ मच? तो सुनो ध्यान से, एक ड्रॉप है जिसपे चार्जेस हैं। अभी चार्जेस की वजह से होगा क्या कि ये बंदा, देखो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाला बंदा इस बंदे को रिपेल करेगा, तो ये रिपल्शन की वजह से ये ड्रॉप बड़ा हो जाएगा। तो ये जो ड्रॉप छोटा था ये ड्रॉप बड़ा होने की कोशिश करेगा। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? कि प्रेशर अंदर की तरफ जो लग रहा है और प्रेशर बाहर की तरफ जो लग रहा है वो अपने को मालूम है कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है नॉर्मली है। ये चार्जेस की बात भूल जाओ। अरे हम लोग ने देखा ना कि PI माइनस PO इज 2T/R, याद आ रहा है? अरे भैया देखा था कि नहीं देखा था? तो ये था लिक्विड ड्रॉप के लिए, और सोप के लिए क्या था? सोप बबल के लिए इट वाज 4T/R। तो ये सोप बबल है, तो ये प्रेशर रहता है नॉर्मली, तो अंदर की तरफ एक ढकलने वाला प्रेशर है, अंदर की तरफ ले जाने वाला प्रेशर है। तो वैसे ही चार्जेस की वजह से जो प्रेशर होता है, प्रेशर ड्यू टू चार्जेस इस बॉल पर, ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना रहता है। तो अब ये दोनों प्रेशर बराबर है ना, क्योंकि इन लोगों ने क्या बोला? इक्विलिब्रियम में। देखो इज इन इक्विलिब्रियम,
तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 4t बाई आर हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8t एप्सिलॉन नॉट बाई आर। ये फॉर्मूला कहां से आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बच्चा, वहां से आता है ये। तो इसमें ना दोनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का भी और जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी, दोनों का इस्तेमाल किया गया। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट बाई आर, और सिग्मा क्या है, इट इज चार्ज अपॉन एरिया। तो जो चार्ज रहेगा Q इसके ऊपर, और एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। सो इस तरीके से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट बाई आर। तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट बाई आर। तो ये आंसर है इसका। नाउ लिसन, यहां पर ऑप्शंस बिल्कुल गलत दिए हुए हैं, ये ऑप्शंस बराबर से नहीं दिए गए, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है हमारे टाइप करने वाले से। सब में 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, रॉन्ग है। तो कोई तो एक ऑप्शन हमको लेना होगा और उसको सही करके लिखना होगा। आंसर में क्या दिया, आंसर में ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ये वाले में है ना, ऐसा करके हमको लिखना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट बाई आर। बाकी सब में कुछ भी ऐसा वाहियात सा ऑप्शन बना दो, 4t एप्सिलॉन नॉट बाई आर, 2t एप्सिलॉन नॉट बाई आर, और यहां बना दो t एप्सिलॉन नॉट बाई आर, ठीक है। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन सही है। समझ गए, इतना सब मैं सही कर रहा हूं, अब सेव करना जरूरी है। ये वाला पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, हमारी जो ऐप है प्रोफेसर ऑफ साइंस, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक लिक्विड है जो कि राइज कर रहा है 1.8 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ राइज दिया हुआ है। सो हाइट की वैल्यू 1.8 दी हुई है, 1.8 सेंटीमीटर, जो कि बन जाएगा 1.8 इंटू 10⁻²⁰ मीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में आंसर है तो सेंटीमीटर रहने देता हूं, देखो ना आंसर सेंटीमीटर में, ओके। और क्या बोला है, एक दूसरी कैपिलरी है, उसका डायमीटर 90% ऑफ द कैपिलरी ऑफ ए है। तो सुनो, तो D2 इज 90% बोले तो 0.9 ऑफ D1। 90% जब भी वर्ड आएगा ना 0.9 ले लेगा, सो 90%। तो सेकंड वाली कैपिलरी का डायमीटर पहली वाली कैपिलरी का 90% है। तो अगर डायमीटर ऐसा है तो रेडियस भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। सो रेडियस ऑफ द सेकंड इज 0.9 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट। फिर क्या बोला है कि सेम लिक्विड में डाला गया तो कितनी हाइट तक ये बी में जाएगा ना, बी, अरे बी वाली जो कैपिलरी, अरे बाबा ए कैपिलरी, पहली कैपिलरी की हाइट ये है तो दूसरी कैपिलरी की हाइट क्या होगी, कितना जाएगा उसमें पानी ऊपर, ठीक है। तो हाइट का फॉर्मूला था 2t cos थीटा बाय रो जी आर, है ना, इस तरीके से था हाइट का। तो यहां पर जब मैं h2 बाई h1 करता हूं तो यहां पे आएगा 2t cos थीटा बाई रो जी आर, 2t cos थीटा बाई रो जी आर, जिसमें रेडियस में ही सिर्फ फर्क रहेगा। अरे जब ऊपर 2 लिखा तो इधर वाले लोग 2 हो जाएंगे, और जब नीचे 1 लिखा तो ये वाले लोग 1 हो जाएंगे। सरफेस टेंशन सेम है, कैंसिल हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अरे सेम लिक्विड है, डेंसिटी सेम है, ग्रेविटी सेम है, कैंसिल हो गया। तो H2 बाई H1 आ जाएगा R1 बाई R2, ये नीचे की चीज ऊपर चली जाएगी। सो बेसिकली H2 हो जाएगा H1 इंटू R1 बाई R2। सो ये बन जाएगा H1 इंटू R1 कितना है भैया, R1 1.8 सेंटीमीटर है ना, सॉरी नहीं दिया है, R1 कितना दिया है, हाँ दिया है ना, R1 तो R1 ही रहेगा, R2 हो जाएगा 0.9 R। सो R1 तो R1 ही रहेगा और R2 हो जाएगा 0.9 R1, तो R1 R1 कैंसिल। सो 1.8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.9 इस तरीके से आएगा, तो 9 2 18 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 2.0 सेंटीमीटर। दैट इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन सी। अरे समझ में आया कि नहीं, कळलं की नाही रे बाबा, सगळ्यांच्या डोक्यात घुसलं की नाही रे, कळलं ना, इट वॉज डैम इजी। आगे बढ़ते हैं, 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सो एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी सरफेस एनर्जी E है और वो टूट के 512 ड्रॉपलेट में बदल गई। फाइनल सरफेस एनर्जी कितनी रही, ठीक है। तो एक ड्रॉप है, बड़ी ड्रॉप, उसकी सरफेस एनर्जी है E, 512 छोटी ड्रॉप है, छोटी ड्रॉप, उसकी एनर्जी E2 कितनी रहेगी। तो पहली है E1, दूसरी E2,
तो E2 कितनी रहेगी E1 के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये देखो, तो बड़े ड्रॉप की एनर्जी E1, छोटे ड्रॉप की एनर्जी E2, ठीक है। 512 ड्रॉप की एनर्जी E2 है। अब E2 और E1 के बीच में रिश्ता निकालना है, बराबर है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, बड़ी जो ड्रॉप है उसकी वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटी ड्रॉप की वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। लेकिन ये 512 ड्रॉप है और ये एक ड्रॉप है, ये बात याद रखना। अच्छा, 4/3 और पाई यहां से कैंसल हो जाएगा। तो अब जब हम क्यूब रूट लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 512 का क्यूब रूट क्या होता है, 512 का क्यूब रूट, 512 का क्यूब रूट आई थिंक 8 होता है, 8, क्योंकि 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 जा 64, 64 8 जा करेंगे 512, बराबर है। तो 512 आ जाएगा, करेक्ट। तो रेडियस जो आ रहा है फाइनल वो आ रहा है 8r, ठीक है। अब जो एनर्जी होती है, बहुत ही ध्यान से सुनना, तो पहले एनर्जी कितनी थी, पहले एनर्जी थी सरफेस टेंशन इनटू पुराना एरिया। पुराना एरिया कितना था, 4 पाई आर क्यूब था, ये पुराना, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। अरे भैया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया, गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये पुराना एरिया था। अब एरिया चेंज हो चुका है, तो एरिया जो अब चेंज हो चुका है वो कितना हो गया है, 4 पाई आर क्यूब तो हुआ है, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर तो हुआ है, लेकिन एक ड्रॉप नहीं है ना, 512 ड्रॉप है, तो 512 से मल्टीप्लाई होगा। इस बात को समझिए। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है। सो देयरफॉर E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू T 4 पाई आर स्क्वायर 512 डिवाइड बाई T 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से 4 पाई T और T कैंसल। सो E2 बाई E1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये आ रहा है आपका 512 तो रहेगा ही, R का स्क्वायर, R जो है स्मॉल r उसको ऐसे रखते हैं और कैपिटल R के बदले लिख देते हैं 8r, है ना। अरे 8r लिख देते हैं, तो 8r अभी स्क्वायर में है तो 64 r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 64 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, तो आंसर आ गया E2 इज 8 टाइम्स E1, और यही सही आंसर है, ऑप्शन सी। अरे समझे कि नहीं समझे भाई। तो एक ड्रॉप थी, एक ड्रॉप उसका था E1 एनर्जी, 512 ड्रॉप का E2 है। इन दोनों को हमको डिवाइड करना है, ठीक है, इन दोनों को हमको डिवाइड करके आंसर लेके आना है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो E1 पहले की एनर्जी है। अरे ये कैसे आया, अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आया, अरे बाबा वर्क डन का फॉर्मूला T इंटू डी ए था ना, अरे बाबा पहले ही तो बताया आपको, DW इज T इंटू डी ए, और इसको हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं, तो TDA या फिर DU इक्वल्स टू TDA। अरे जो भी तुम लोग सिंबल यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। तो D इक्वल्स टू TDA, समझ गए, वर्क ही एनर्जी है। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, सबके जवाब भी मैंने यहां लिख रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन सारे के सारे चीजें पढ़ा पाना भी इतना आसान नहीं है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से भी कीजिए बच्चा लोग, एंड अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके, वो लोग भी सीईटी में कुछ कर सके। तो यहाँ पे हम लोग अभी स्टॉप हो जाएंगे। इसके आगे और भी डिटेल में और भी 10, 15, 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। बट इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप लोग सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज सब लोग मेहनत करते रहिए। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सो शुभ रात्रि एंड सायोनारा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।